I am glad that one of our toppers, Rishabh Jain, is here. Fine. And yeah, he has taken out his time to discuss his strategy, preparation strategy with you. So, Rishabh, you're welcome here. Yeah, please you introduce yourself. So, hello everyone, and Voice. is it good now? Hello everyone. It's Is it audible? Is it audible? It's a pleasure to be here at Shubhra Ranjan ma'am's class, and I precisely remember sitting at one of the places. Some days here, some days here. यहीं पे बैठते थे. And I can precisely understand that how it feels to sit in this exam and how competitive it is and how you struggle on a daily basis whenever you wake up, the kind of uncertainty that this exam offers. I have felt that. So I'm here to share my experiences. To start with my introduction, my name is Rishabh Jain. This year I have secured rank 377 in the civil services examination. And this was my fifth attempt. So आप शायद समझ पाएंगे कि फिफ्थ अटेम्प्ट का वेट क्या होता है कि पहले बहुत सारे फेलियर्स मिले हैं बट उन फेलियर्स को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़े हैं. इस एग्जाम में हम सभी इसी अप्रोच के साथ आते हैं कि हम ब्राइटेस्ट थे अपने कॉलेज में, अपने एजुकेशन में, ट्वेल्थ में सबने अच्छा किया है, तभी हम यहाँ पे आए हैं. बट द कॉम्पिटिशन इज सो टफ दैट कभी कभी टाइम लग जाता है, जैसे मुझे लग गया. मैंने आई स्टार्टेड सो आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट and I did my engineering from JP Institute of Information Technology. And then I got a job as a software developer. I was having good package and everything. जो भी society को लगता है भाई अच्छा होता है, उसको छोड़ के फिर जब मैंने इस एग्जाम में आया, so I was no one, मतलब in the sense मुझे political science का कुछ ABCD भी नहीं पता था. एंड मैम ने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को गाइड किया, हमारी क्लास को गाइड किया. और शायद जितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे वो मैम की क्लास को ज्यादा एंजॉय करते थे. सो एंड फिर 2019 में मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया, पर क्योंकि 2019 में, एंड जस्ट टू कीप इट ऑन रिकॉर्ड्स, मैंने किसी भी तरह की कोई भी और क्लासेस नहीं ली. मैंने सिर्फ शुभ्रा मैम का कोर्स ज्वाइन किया था पॉलिटिकल साइंस के लिए, और उसी से मुझे मेरे जीएस में भी बहुत हेल्प मिली. मैंने जीएस के लिए कहीं किसी तरह की कोई क्लासेस नहीं ली. वही जीएस 4 में हेल्प मिला, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज वही, उसी को एसए में यूज किया. सो स्ट्रैटेजी पे मैं बाद में आऊंगा. सो 2019 में I couldn't clear the prelims. I missed it by some 2 marks, 1.5 marks. Next year, I missed it by a big margin. Next year, I missed it by some 7, 8 marks. So it was very disheartening. And next time, I made it to mains, but I failed the mains. 740 was the cutoff. 745 was the cutoff. I got 706 marks. फिर वहां पे कुछ मिस्टेक्स करी. दूसरा मेंस दिया 2022 में. उस टाइम 730 स्कोर आया. 748 was the cutoff. And this time in my fifth attempt, I'm standing in front of you. So it is possible. आप अगर मिस्टेक्स कर भी रहे हैं तो उन मिस्टेक्स से सीखना इंपॉर्टेंट है. मेरा बस कहने का आप सभी को इतना तात्पर्य है कि कंटिन्यूअसली मिस्टेक्स होंगी. जब हम किसी भी बात पे चलेंगे वो होगी ही होंगी, उनसे डरना नहीं है. मिस्टेक्स को करना है पर उनसे सीखना है, और जितना जल्दी हो सके से निकलना है. ऐसा बोलते हैं कि ये एग्जाम एक पंचवर्षीय योजना है. ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान मेरा तो बन गया, पर लाइफ ने, इस एग्जाम ने मुझे शायद हम्बल होना भी सिखा दिया. ट्वेल्थ में, 10th में, स्कूल में, कॉलेज में वही चलता था कि यार ठीक ठाक कर लेता है, अच्छा ही होगा, इस एग्जाम में भी जाएगा तो कर ही लेगा. तो लाइफ में इस एग्जाम ने जो रैंक के साथ एक और चीज दे दी है वो है कि ये एक्सेप्ट करना कि लाइफ में हम्बल कैसे रहना है. अगर आपके पास स्किल्स भी हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सक्सेस मिलेगी. आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो लाइफ में हम्बल रहना है हमेशा, चाहे आप कितने भी कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी बन जाएं, ना भी बने. सो उस चीज को याद रखना है.
इफ आई मे आस्क, यहाँ पे से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अटेम्प्ट दिए हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कि कौन लोग हैं, किन किन ने एक अटेम्प्ट दे चुके हैं यहाँ पे, कितने लोग? अच्छा, सो मोस्टली फ्रेशर्स हैं सब, यहाँ पे सब फ्रेशर्स हैं, हाथ खड़े करिए। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। मैम, हाउ मच टाइम डू आई हैव? हाफ एन आवर, ग्रेट ग्रेट। सो क्योंकि स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, तो सबसे पहली तो चीज अभी प्रीलिम्स ही होगी, जहां तक मैं समझ पाता हूँ। प्रीलिम्स एक अपने आप में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन चुका है। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही क्रिस्प वे में बोलूंगा, मैं ज्यादा टाइम आपको मेंस पे डेडिकेट करना चाहूंगा, बिकॉज मेंस इज द मेन, क्या बोलेंगे उसको, मेन जिस जो आपको रैंक देगा, है ना। प्रीलिम्स तो बस ये है कि आपको एंट्री मिल गई, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिखने को वो मौका मिलेगा, बट प्रीलिम्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है प्रीलिम्स में, आज की डेट में ये प्रीलिम्स जो स्टेज है ये बहुत ही टफ बन चुका है। इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इट हैज बिकम वेरी 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 डिफिकल्ट। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है। आई विल नॉट कम हेयर एंड से कि यार ये तो बहुत इजी है, और लोग बोलते हैं आपको कोई ना कोई और मिलेगा जो ऐसे बोलेगा कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, हो गया, गुड फॉर हिम, पर उनकी कॉलेज की मेहनत रही होगी उसके पीछे जो उन्होंने करी, और वो उनको रिजल्ट मिला। सो एक्सेप्ट करना है, पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि उस चीज को समझना है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, स्पेशली इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यू नीड अ स्ट्रैटेजी। और इसके लिए मैं, व्हाइल आई वाज कमिंग इन मेट्रो, आई वाज थिंकिंग दैट व्हाट इज द गुड वे टू नरेट दैट, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी। तो जब कभी पहले वॉर्स हुआ करते थे, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अभी भी वॉर चल रहा है, हम सब देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन। माय ऑप्शनल इज पॉलिटिकल साइंस, सो ऑब्वियसली आई विल ब्रिंग आईआर। सो हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में हाउ स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो हुतीज हैं यमन में, जस्ट विद $10,000, जस्ट विद $1 million मिसाइल, वो पूरे यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिठा दिया है उन्होंने। व्हाट इज हैपनिंग हियर? जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, जिनके पास ज्यादा मिसाइल है, जरूरी नहीं है वो जीतेंगे। यूएस अफगानिस्तान में जीता? नहीं जीता। $1 ट्रिलियन खर्च कराए वहां पे, अपने कितने ऑफिशियल्स उनके वहां पे मरे, पर नहीं जीते। वो क्यों नहीं जीते? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी। जब वो जा रहे थे अफगानिस्तान में, वो चले गए कि हम तो यूएस हैं और हम तो जी नंबर 1 पावर हैं और हम तो कर देंगे। तो वो हम्बल होके वहां से निकले हैं ना अभी। तो क्यों निकले हैं? क्योंकि स्ट्रैटेजी। तो यहां पे मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप इस जंग में कूद चुके हैं। ये एक जंग है, दिस इज अ वॉरफेयर, जहां पे आप अभी हैं, और आपका वॉर खुद के साथ है। रोज जब सुबह उठे तो खुद को बोले आई एम इन अ वॉर एंड आई नीड टू हैव अ प्लान, आई नीड टू मेक अ प्लान, देन आई नीड टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान डेली। मेरे को 5 अटेम्प्ट इसलिए लगे क्योंकि मुझे ये सब समझने में टाइम लगा। अगर आप लोग इसको पहले समझ जाएंगे तो शायद शुरू के अटेम्प्ट्स में निकले। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि पंचवर्षीय योजना बनानी है। द पर्पस ऑफ मी कमिंग हेयर इज टू, कि यहाँ पे कुछ लोग इस बात को समझें और वो पंचवर्षीय योजना ना बनाएं। तो स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। अब मैं स्पेसिफिक पे आता हूं कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी है। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, वो सब आज की डेट में यूट्यूब पे, नेट पे, हर जगह है, कहां से क्या पढ़ना है। ऑल दैट हैज बिकम ऑफ नो यूज ऑफ योर टाइम एंड माय टाइम एंड मैम्स टाइम ऑल्सो। सो 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, और उसमें से जो 25 से 30 टफ सवाल होते हैं, उसमें हम डर जाते हैं और उसको पीछे भाग, उसको चेज करने में लग जाते हैं हम, कि एंशियंट मेडिवल से ये कोई बहुत टफ सवाल आ गया उस वॉर के ऊपर, और अब आप उठा के सारी एंशियंट मेडिवल की बुक्स पढ़ेंगे, 3-3, 4-4 सोर्सेस पढ़ेंगे। मैंने भी पढ़ी है एंशियंट मेडिवल से, मुझे बहुत डर लगता था। सो जिस चीज से डर लगता है वहां पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हैं, यार ये तो मुझे करना है, इससे डर लगता है। तो जहां पे आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे ना, वहां पे आप चीजें अपने लिए कॉम्प्लिकेट कर लेंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज बना लेंगे। मैंने बनाई थी। तो कोर स्ट्रेटेजी ये है कि 100 सवाल हैं, 30 सवाल ऐसे आते हैं 100 सवाल में जो आपके कंट्रोल में हैं। पिछले 3 सालों से 100 में से सिर्फ 30 सवाल ऐसे आते हैं जो आपके कंट्रोल में। आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट। ये वो सवाल हैं जो आप अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो आप अपनी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, वहां से सवाल आ रहे हैं। पी वेव, एस वेव पे सवाल आया था लास्ट ईयर, है ना। अब मेरा एक सीरियस फ्रेंड है, वो गलत कराया, 2 नंबर से उसकी कट ऑफ रहेगी। तो ये जो 30 सवाल हैं, ये आपकी प्रिपरेशन, ये आपके प्रीलिम्स का बेस है।
आप इमेजिन करके देखिए कि मेरे लास्ट 3 प्रीलिम्स, मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं हुए 1920 में, मैंने 21, 22, 23 लगातार ये रूल बना के रखा कि मेरा कुछ सही हो या ना हो, जो ये 30 सवाल पेपर के अंदर हैं, यहां मेरा प्रिसिजन रेट 99% भी नहीं होगा। मैं ब्लंडर यहां पे नहीं करके आऊंगा। पेपर में जैसे ही मुझे वो सवाल दिखा कि भाई ये एनसीईआरटी वाला सवाल है, मैं डबल चेक करता था इसको कि ये नहीं गलत होना चाहिए। सो जब आपका उन 30 सवालों का प्रिसिजन रेट बहुत हाई होगा, वहां पे आपके 60 मार्क्स बन चुके हैं। अब आपके पास 70 क्वेश्चंस बचे हैं। आप बेसिक सिंपल लॉजिक से भी उन 70 क्वेश्चंस के ऊपर खेलेंगे, आपके 40 नंबर आएंगे। ठीक है। सो प्रीलिम्स में मैं बिल्कुल भी वो चीज मानता ही नहीं हूं कि आप बहुत ज्यादा 6 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करें। नहीं, आप उस चीज को समझिए कि ये एक स्ट्रैटेजी है कि उस बेस को जब बना लिया आपने, 30 क्वेश्चंस के 60 मार्क्स के बेस को बना लिया, तो बाकी 70 क्वेश्चन में से आप लॉजिक पे अगर करेंगे, वो लॉजिक कैसे आएगा मैं उस पर भी बात करूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, स्ट्रैटेजी। Develop your core competency in those 4 subjects which form the base, which is polity, geography, economics and modern history. ठीक है, 25 से 30 सवाल आएंगे ही आएंगे। 8 अगस्त के ऊपर आ जाएगा 1942 में जी क्रिप्स मिशन कब हुआ था, वो गलत नहीं करना। एक्ट्स के ऊपर सवाल आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में से, वो गलत नहीं करना। तो फंडामेंटल्स, मेंस में वो आदमी जाएगा ही जाएगा जिसको फंडामेंटल्स क्लियर है। अब जो 70 सवाल बचे, उनको क्या करना है ना, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सा ब्रह्मास्त्र बताता हूं। ये चीज मैंने फाइंड आउट करी अपने 4th प्रीलिम्स में कि हम हमेशा टेस्ट सीरीज करते हैं प्रीलिम्स के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंडिस्पेंसिबल। टेस्ट सीरीज के बिना नहीं काम बनेगा। पर एक और चीज है जो मैंने रियलाइज करी कि स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों इस चीज पे अवेयरनेस नहीं है, कि जो 30 इयर्स के पीवाईक्यूज हैं, वो सॉल्व नहीं करने आपको, वो आपके लिए बुक हैं, वो आपके लिए बाइबल हैं। इसका मतलब समझाता हूं। 2016 में यूपीएससी सवाल पूछता है कि व्हाट इज ई लीजा, ठीक है, और उसके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होता है, दैट दे डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। 2021 में क्या पूछते हैं, कॉन्सेप्ट दे दिया ग्रेविटेशनल वेव्स का क्वेश्चन में। जो आंसर में था पिछली बार, वो क्वेश्चन बन गया है कि देयर आर 3 सैटेलाइट्स एट मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट। जिसने भी ग्रेविटेशनल वेव के लिए लीगो एक एक्सपेरिमेंट होता है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो एल शेप्ड में होता है। तो उसके जो आर्म्स हैं वो बहुत लंबे किलोमीटर्स अपार्ट होते हैं। जिसने भी बस इतना पढ़ा है कि वो लंबे क्यों होते हैं, 10 किलोमीटर डिस्टेंस क्यों होता है, उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह डिटेक्ट कर रहे होंगे ऊपर। और उसका जो 2016 में जो क्वेश्चन था व्हाट इज ई लीजा, वो 2021 में आंसर है ई लीजा। इससे मैं आपको ये, और ऐसे मेरे पास 100 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऐसे मेरे पास 100 एग्जाम्पल हैं। अब इससे कंक्लूजन क्या है कि एक एक कीवर्ड जो 30 साल के क्वेश्चंस में आ चुका है, नॉट जस्ट फ्रॉम द क्वेश्चन बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑप्शंस, जो यूपीएससी का रॉन्ग ऑप्शन भी है। I have not seen how they make the paper, but I have given it 5 times. So I have tried to see that how यार वहां पे भी कोई एग्जामिनर बैठे हैं, उनको पेपर बनाना है। हमें ऐसे लगता है वो बहुत एफर्ट मारते होंगे पेपर बनाने में, पर वो 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे ना। वो अगर उनको कोई सवाल इंपॉर्टेंट लगता है और वो 2012 में आ चुका है, तो उनकी कोई टीम थोड़ी बैठी है कि वो बोलेंगे कि अरे तो 12 में आ चुका है, नहीं नहीं ये नहीं पूछेंगे। मनी मल्टीप्लायर पे एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2019 में आया था, 2022 में भी आ गया। So my understanding says they have a bank of important topics. ठीक है, वो अपने रॉन्ग आंसर्स, अपने क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर्स भी वो अपने बैंक से डिजाइन करते हैं। तो अगर उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी, कोई कॉन्सेप्ट अपने रॉन्ग ऑप्शन में भी मेंशन किया है, आपकी ये ड्यूटी है कि बस एक सिंपल गूगल करिए, विकिपीडिया पे जाइए, जो उसका पहला पैराग्राफ है उसको समझ लीजिए। Develop a basic understanding of all that has been asked by UPSC in their 30 years of questions, not just of the civil services. UPSC के और भी prelims के एग्जाम है, CDS, CAPF, जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट का एक एग्जाम होता है। वहां से अपना उस तैयारी को इतना कंसोलिडेट कर लीजिए कि यू आर एबल टू एनालाइज द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। मतलब मेरा 4th-5th अटेम्प्ट तक मेरा ऐसा सीन हो गया था प्रीलिम्स में, दैट अगर मुझे किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं भी पता, लेट्स से दैट मेरा ये एनालिसिस निकला था यूपीएससी के क्वेश्चंस को एनालाइज, जब आप उसको, मैंने यूपीएससी के 30 साल के क्वेश्चन में
क्लेम कर रहा हूँ इस चीज को, मैंने 50 बार सॉल्व कर लिए हैं, शायद 60 बार कर लिए हैं, मुझे रटे हुए हैं। तो वो नॉलेज तब मेरे बताने से नॉलेज समझ में नहीं आएगी, वो जब आप उसको मिनिमम 10 टाइम्स करेंगे तब आप वो बात समझ पाएंगे कि मैं क्या कन्वे कर रहा हूं। जैसे 2022 में आई थिंक या 11 में दे आस्क्ड अबाउट अ टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल, एंड एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, वी आर इन अ वेरी हाई प्रेशर सिचुएशन। मैंने तो पढ़ा भी नहीं था 64 योगिनी टेम्पल, और किसी ने भी नहीं पढ़ा था। उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए थे स्टेटमेंट में। फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि दिस इज मेड बाय दिस डायनेस्टी, मुझे नहीं पता था, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट वाज दैट इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। अब कॉमन सेंस है यार, कि मतलब अगर कोई इंडिया में इतने टेम्पल्स हैं, वी आर अ लैंड ऑफ टेम्पल्स, कहीं तो कोई और टेम्पल होगा। 30 यहां पे भी, पर मैं अभी श्योर नहीं हुआ था, यहां तक भी मैं लॉजिक से चल रहा हूं। तीसरा स्टेटमेंट था दैट इट इज अ टेम्पल ऑफ वैष्णविज्म और शैविज्म, इसमें से कुछ एक लिखा हुआ था उन्होंने। मैंने यूपीएससी के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने हमेशा देखा था कि जहां पे भी कोई 2-3 ट्रेंड्स होते हैं, शैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, दे फ्लिप इट। इट इज सो इजी फॉर एग्जामिनर। वो क्वेश्चंस बना रहे हैं, उन्होंने देखा कि जैनिज्म से है, चलो जी इसको फ्लिप कर देते हैं, बुद्धिज्म कर देते हैं यहाँ पे। तो जहां पे भी ये रिलेटेड चीजें हैं ना, शैविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और आई होप दैट आई एम एबल टू कन्वे। सो ये एक ट्रेंड है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड बताता हूं आपको। एनवायरमेंट में मेरा ये एनालिसिस था 30 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करके, दैट व्हेनेवर दे आर एसोसिएटिंग सम रिपोर्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सच के आसपास का झूठ बोल रहे हैं। अब ये सच के आसपास का झूठ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे और आपके आगे लिखा आएगा कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल फंड हैज रिलीज दिस रिपोर्ट एंड ऑल दैट, आपको लगेगा यार ठीक ही लग रहा है, तो वो सच के आसपास का झूठ बोल रहे हैं। एक यूएन वाटर क्रेडिट करके कुछ आया था 2021 में, तो कुल मिला के उस एक ही पेपर में 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चंस वर देयर इन दैट सिंगल पेपर ऑफ दैट ईयर, जहां पे वो रिपोर्ट वाला गेम चल रहा था। और मेरा पेपर में ही असेसमेंट था। उन 6 में से मुझे 2 के बारे में तो पता था, फैक्चुअली मुझे नॉलेज थी, तो मैंने उसको गलत किया कि नहीं ये गलत लिखा हुआ है। बाकी 4 में मैंने सिर्फ जो वो मेरा गट फीलिंग था, वो गट फीलिंग ऐसा नहीं था कि बस वहां भगवान जी बोल रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि कराओ ऋषभ जी, हो जाएगा। वो बेस्ड था मेरे एनालिसिस पे, पिछले 30 साल के पेपर्स को सॉल्व करके। जो भी करना है एविडेंस बेस्ड करना है। वी आर एस्पायरिंग टू बी ऑफिसर्स, सो वी हैव टू गो विद एविडेंस, है ना। मैंने 6 के 6 क्वेश्चन वो उसी स्ट्रैटेजी पे करे, और 6 में से 6 सही थे। और ये जो इस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, यू विल नेवर फाइंड सच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज इन एनी क्लासेस। तो मेरा वो मानना है कि बैठिए इस एग्जाम के साथ, थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी कार्व आउट करिए, है ना। तो ये एक मेरा जो पॉइंट है कि सो फर्स्ट पॉइंट वाज मेक अ स्ट्रैटेजी, 30 क्वेश्चंस बेस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये फाउंडेशन बनाना है। जो बाकी बचे हुए 70 क्वेश्चंस हैं, उनके लिए 30 साल के पीवाईक्यूज आपकी बाइबल हैं। एक कीवर्ड की लिस्ट बना के रखिए, एंशिएंट में ये कीवर्ड्स पूछे हुए हैं, वो डायनेस्टी पूछा हुआ है, ये टेम्पल पूछा हुआ है, एज इट इज आएगा ना। सो दैट इज द सेकेंड थिंग। और थर्ड चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अफेयर्स से यार घबराना नहीं है। वो मुझे तो ऐसा, मेरे को तो 5वें अटेम्प्ट तक ऐसी फील आ गई है कि जो मेजर मार्केट में न्यूज कंपाइलेशन आते हैं, वो तो शायद इंश्योर कर लेते हैं कि यार इनसे तो नहीं पूछना, कि कि जो भी किसी भी XYZ बच्चे आजकल ये पढ़ रहे हैं, इसका कंपाइलेशन आ गया है, रहने देते हैं यार, कुछ अलग पूछते हैं, देखते हैं कि इसकी नॉलेज कहां तक है। तो अब पर छोड़ के तो नहीं जा सकते हम। जो सब कर रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं जो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रीलिम्स में, कभी भी वो क्वेश्चन नहीं गलत करना जो सब ठीक करके आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो गलत कर दिया, फिर आप कंपटीशन से बाहर हो गए ना यार। वो 30 क्वेश्चंस के बाद वो क्वेश्चन नहीं गलत करने जो सब करके आ रहे हैं। अब सब क्या करके आ रहे हैं, जो भी मेजर मटेरियल जो सब पढ़ रहे हैं अपने करंट अफेयर्स के लिए, वो आप मिस नहीं कर सकते। सो अपनी न्यूज़पेपर्स पढ़िए, और न्यूज़पेपर्स को भी, न्यूज़पेपर में मैं मेंस पे आऊंगा जब मेंस की बात करूंगा। सो करंट अफेयर्स से घबराना नहीं है। थर्ड पॉइंट, आई होप आप लोग मेजर चीजें नोट डाउन कर ले रहे हैं, यहां से जब जाएंगे तो कुछ होना चाहिए कॉन्क्रीट आपके पास। तीसरी चीज है कि करंट अफेयर्स से घबराना नहीं है, कोई भी एक सोर्स पकड़ना है, कॉन्फिडेंटली उसको 3 बार करना है,
और अब चौथी बात और आखिरी बात प्रीलिम्स के लिए, ये रूल था मेरा आखिरी के 3 प्रीलिम्स के लिए, पहले में मैंने ये रूल नहीं बनाया था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये चौथी, और इस पे शायद आपको थोड़ा सा हंसी भी आए। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचता था, लोग भगवान को याद करते हैं, वो मैंने भी किया है, पेपर शुरू करने से पहले तो भगवान को याद करना ही पड़ेगा, पर सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सजेशन दे रहा हूं जस्ट एज अ फेलो एस्पिरेंट, कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कोई एक कोना ढूंढिए, ठीक है, और बस 2 मिनट की सेल्फ टॉक करके जाना है। सेल्फ टॉक में सबसे पहली बात खुद को बोलनी है, मैं पेपर में बैठूंगा और मुझे वहां पे 70 से 80 क्वेश्चन नहीं आते होंगे। मैं बोल रहा था फनी लगेगी, बट ये फैक्ट है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करके गया हूं पेपर से पहले। ऐसे बोलते हैं ना कि जब आप भगवान के पास जाओ तो आप बोल के जाते हो कि आप ही ग्रेटेस्ट हो, एंड मैं बहुत छोटा सा मनुष्य हूं। तो मैं खुद को बोल के जाता था कि मैंने अपने बेसिक्स सेट रखे हुए हैं, मैं अपना स्टैटिक क्वेश्चन गलत नहीं करके आऊंगा, करंट अफेयर में जितना भी मैंने पढ़ा है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता पेपर में, वो किसी और मेरे साथ वाले सीरियस एस्पिरेंट को नहीं आता होगा। ये सिंपल रूल है। और अल्टीमेटली सोच के देखिए ना, 10 लाख लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, 13,000 लोग इस बार, 14,000 स्टूडेंट्स हैव रिटन मेंस, वो सब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आपको बस उसमें आना है। आपको गेम कभी भी ये नहीं करना। इस बार की कट ऑफ के प्रेडिक्शंस पता है ना कितने जा रहे हैं? 2023 के जो अभी आ जाएगी, आज आई थिंक आज या कल में कट ऑफ विल बी आउट, बट इट इज सेड दैट इस बार की कट ऑफ वाज 75 मार्क्स आउट ऑफ 200। कैन यू इमेजिन दिस? 2016 में ये 2016 में इट वाज 116 आई थिंक, 2020 तक ये 98 पे आ गई, अब ये 75 पर आ गई है। सो हमें 200 क्वेश्चंस करने ही नहीं है यार, हमें बस 100 मार्क्स लाने हैं। 100 मार्क्स जब प्रीलिम्स के दिन आप नंबर बनाएंगे, एग्जाम के बाद जब आपके 95 टू 100 मार्क्स बन जाएंगे, तो वो जो सुकून होता है ना यार, अगले दिन से आप मेंस के लिए लग जाते हो। तो वो रेंज नहीं रखनी अपने को कि हमारे 75 बन रहे हैं, 78 रख रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है प्रीलिम्स के लिए, तो ज्ञान कितना भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, क्योंकि सवाल ही ऐसे आ रहे हैं ना। मतलब यहाँ बैठ के अब आपको एंशिएंट मेडिवल के लिए स्ट्रैटेजी बताएंगे, मेरा वो अप्रोच नहीं है। मेरा अप्रोच है, इट इज अ वॉर, एंड उस वॉर में स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी बनाइए, जो टैक्टिक्स हैं वो पर्सनल है। स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में क्या अंतर होता है? स्ट्रैटेजी हमेशा सबके लिए चलेगी, आप सबकी स्ट्रैटेजी सेम होगी, टैक्टिक्स अलग होंगे, टैक्टिक्स पर्सनल भी होंगे। और अपने टैक्टिक्स अगर आपको शेयर करने हैं, उनमें से आप 1 to 1 कर सकते हैं, बट जब मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं तो मैं लार्जर, जो सबके लिए अप्लाई हो रही है बात। सो प्रीलिम्स के लिए आपने ये कर लिया, अब प्रीलिम्स में आप रात को देके आए हैं, आपके मार्क्स बन गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगले दिन से लग जाना। उस हैप्पीनेस को नहीं रखना कि मैंने प्रीलिम्स कर लिया, वाओ आई एम द ग्रेटेस्ट, नो, है ना। अगले दिन से आपको मेटिकुलसली मेंस के लिए लगना है। अब मैं मेंस की स्ट्रैटेजी पे आता हूं। मेंस देखिए, मेंस तो सबसे बड़ा युद्ध है, मतलब मैं युद्ध की बात कर रहा हूं बिकॉज युद्ध चल भी इतने रहे हैं, पर मेंस 9 पेपर्स का युद्ध है, और उस युद्ध की तैयारी कभी भी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बस ऐसा नहीं हो सकती कि आप अभी तक पूरे टाइम बस प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे और अब हम मेंस शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आज से, अभी से, जब भी आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आपको बहुत ही डेडिकेटेड वे में ये चीज अपने माइंड में रखनी होगी, प्रीलिम्स को पढ़ते हुए भी, दैट आई एम इन द गेम फॉर मेंस। अभी मार्क्स नहीं आए, मुझे भी मेरे मार्क्स नहीं पता, पर जो भी टॉप रैंकर्स किसी भी साल के रहते हैं, वो हमेशा अपने मेंस के बेसिस पे रहते हैं। मेंस कंप्राइजेस ऑफ 1750 मार्क्स, 275 मार्क्स आर फॉर द इंटरव्यू, एंड अगर आपने मेंस में एक्सीलेंस अचीव कर लिया, तो इंटरव्यू में देयर हैव बीन कैंडिडेट्स हु हैव इवन गॉट रैंक 1, और उनके इंटरव्यू में 155 हैं, 154 हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंस। सो उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, उसको ड्यू वेटेज देना है। मैंने प्रीलिम्स में आपको ये समझाया और बताने की कोशिश करी कि प्रीलिम्स में दे आर चेकिंग योर, कि आपको जब एक सिचुएशन दे दी जाए जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप कैसा परफॉर्म करेंगे। ये उन्होंने प्रीलिम्स में असेस कर लिया कि हमने इसको रैंडम बहुत टफ सवाल दिए और ये कैंडिडेट हमारे 14,000 में आ गया। मेंस में वो आपकी 1% भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हैंडल करने की चीज को चेक नहीं कर रहे हैं। मेंस इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल स्टेज इन दिस होल साइकिल। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू,
अगर अनप्रिडिक्टेबिलिटी को मुझे प्लॉट करना हो तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी प्रीलिम्स की यहाँ है, इंटरव्यू की भी यहाँ है। इंटरव्यू का मैं बताऊंगा आपको, आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या आपसे पूछ लिया जाएगा, बट आपको ग्रेशियसली हैंडल करना है। मेंस यहाँ पर है, अगर मैं ग्राफ को ऐसे प्लॉट करूंगा, दिस इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मेंस इज हियर। एक एक पॉइंटर जो आपके मेंस के सिलेबस में लिखा है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में वही क्वेश्चन मिलेगा। अगर इरिगेशन सिस्टम GS3 में लिखा है तो इरिगेशन सिस्टम पे कोई सब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछेंगे पंजाब में क्या इरिगेशन सिस्टम है, क्या इरिगेशन सिस्टम के चैलेंजेस हैं, कैसे उसका एनवायरमेंट पे इंप्लीकेशन है। देयर आर डिफरेंट सब टॉपिक्स फॉर एवरी टॉपिक। यूपीएससी, अब इसमें भी आप नोट करते रहिएगा, पहला पॉइंट मेंस के लिए जितने भी आपके पॉइंटर्स हैं जो कि सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनसे बंध के रहना है, खोना नहीं है। कोई भी सोर्स उठाएंगे, सोर्सेज आर लाइक बुक्स, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी सोर्स उठाएंगे उसमें बहुत कुछ होगा, पर हमें खोना नहीं है, हमें हमेशा सिलेबस से बंध के रहना है। अब आप कहेंगे कि सर वो पॉइंटर्स तो आ गए, पर उसके सब पॉइंटर्स कहां से लाएं? अगेन गो बैक टू द PYQs। पिछले 10 साल के स्पेसिफिकली जो मेंस के सवाल पूछे गए हैं, वो सब टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के जो उन्होंने यूपीएससी सिलेबस में लिखे हैं। तो जब भी अपना प्रिपरेशन, लेट्स से GS1 स्टार्ट किया, GS2 स्टार्ट किया, 3 स्टार्ट किया, 4 स्टार्ट किया, नंबर 1 पॉइंट, फिक्स योर डेडलाइंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज ऐसा कभी भी नहीं, आज मैम एक बहुत अच्छी बात बोलती थी, जब हम कभी क्लास में आते थे तो मैम स्टार्ट करने से पहले एज अ वार्म अप ऐसे बोलती थी कि हाँ भाई आपने क्या पढ़ा है आज। तो मैंने ये चीज रियलाइज करी कि इंक्लूडिंग मी वी डोंट हैव कॉन्क्रीट आंसर्स कि मैंने क्या पढ़ा है आज। फिर मैम पीछे वाले से पूछती थी हाँ भाई तुमने क्या पढ़ा है। तो मैंने उस दिन क्लास में रियलाइज किया कि बस हम पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि ये 500 टिक बॉक्सेस हैं, मैंने ये 10 चीजें कर ली हैं, मैंने यहां टिक मार दिया। अगले दिन खुद को बोलना है मेरे यूपीएससी मेंस के 600 टॉपिक्स में से मैंने ये 4 टॉपिक निपटाए हैं। अब वो कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि वो 4 टॉपिक निपटाए हैं? जब आप पढ़ाई भी अपने सिलेबस के पॉइंटर्स के हिसाब से करेंगे। अगर आज पॉलिटिकल साइंस पे मैं आऊंगा, पर जीएस में भी आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि आज ये पॉइंटर उठा लिया है, उस पॉइंटर को मैं इन 2 सोर्स से देखूंगा, फिर उसके बाद में यहां से जो 2 बार इनको पढ़ूंगा मैं, और उसको 2 बार पढ़ने के बाद वहां से जो की पॉइंटर्स और कीवर्ड्स हैं उनके मैं अपने 2 पेजर नोट्स अपने पास रखूंगा। और वो 2 पेजर नोट्स भी, दिस इज नॉट 12th एग्जाम, दिस इज नॉट 12th एग्जाम और कॉलेज एग्जाम की उसी को मैं बस अपने मेंस में उतार आऊंगा। दे आर जस्ट योर आर्म्स। जब आप वॉर में लड़ने जाते हैं तो आपके पास कुछ तीर भी होंगे, कुछ गन्स होंगी, है ना, बट जरूरी नहीं है ना सामने वाला आके जिस तरह से मुझे जो अटैक करेगा मुझे डिफेंड तो वैसे ही करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं तो ये मूव सीख के गया था तो बस वो मुझे मार यहाँ से रहा है पर मैं तो यही मूव चला रहा हूँ। सो दीज जो भी आप अपने 2 पेजेस पॉइंटर्स बना के जा रहे हैं, दे आर योर आर्म्स एंड वेपन्स। यूज देम थिंकिंग इन दिस वे कि बस ये मेरे, दीज आर जस्ट एट माई आर्म्स लेंथ डिस्टेंस, आई विल जस्ट यूज देम थोड़ा बहुत, बाकी क्वेश्चन की डिमांड को ही एड्रेस करना है मेनली, है ना। सो GS 1 2 3 4 ये चारों में चीज चलानी है, पॉइंटर्स याद रखने हैं, सिलेबस के अंदर के सब टॉपिक्स PYQ से उठाने हैं। अब रोज एक टॉपिक उठा के किसी एक स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ना है, वहां से अपने 2 पेजर पॉइंटर्स बनाने हैं। और जब ये सब हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेज, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है ना, क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब जो क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, अब आप टॉपर्स की कॉपीज उठाइए और वहां पे ये देखिए कि जो मैंने सब नॉलेज एक्यूमुलेट कर ली है इसको वो प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। सीधा आंसर राइटिंग पे जंप करना हेल्प नहीं करेगा। तो जब आप वो टॉपर्स की कॉपीज को देखेंगे तो प्रेजेंटेशन का तरीका समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। सो कंटेंट अपनी मेहनत से मिलेगा, स्ट्रक्चरिंग टॉपर्स कॉपी से मिलेगी, फिर टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग ये सब चालू होगा। सो GS 1 2 3 4 के लिए ये चारों के लिए चलेगा। एंड जस्ट अगर ये सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करी जाए, माय असेसमेंट सेज दैट 400 मार्क्स इन GS 1 2 3 4 कैन बी एंश्योर्ड विद दिस स्ट्रैटेजी। जो रैंक 1 होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनके 450 445 455 मार्क्स आते हैं, बट 400 मार्क्स अगर GS में बनते हैं तो एक रैंक इंश्योर होती है, राइट। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट लेग। सो बट ये मेरे हार्ट के सबसे क्लोज है, मैंने शायद सबसे ज्यादा जो अपनी एफर्ट्स और मेहनत हैं
वो मैंने इस लेग को दी अपनी प्रिपरेशन में, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को, और वो हो ही ना पाता जब तक शुभ्रा मैम के वो नोट्स ना पढ़ता मैं उनकी क्लासेस में ना आता। सो मैम को सबसे पहले थैंक्स, और जितना आशीर्वाद मैम ने अपनी नॉलेज के थ्रू दिया है, वही रीजन है कि इतने सारे लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेते हैं। आज भी लोग कॉन्फिडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को लेके कि विद द हेल्प ऑफ मैम, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज विच मैम प्रोवाइड, वी कैन डू गुड इन इट। सो मैं अपनी पर्सनल पॉलिटिकल साइंस के लिए मुझे मेरे मार्क्स नहीं पता अभी, बट जो भी रैंक आई है आई एम श्योर उसमें ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो प्योरली सिर्फ मैम को ही है, देयर इज नो अदर कॉम्पोनेंट टू इट। सो थैंक यू मैम फॉर दैट। एंड अब मैं बताता हूं कि मैंने क्या समझा। सब कुछ मैम आपको क्लास में बता रही है, पर फर्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक डॉक्टर आके आपको दवाई बता देगा, पर वो दवाई क्या आप रोज ले पा रहे हैं? पहली बात, क्या आप सही सोर्स पे जाके उस दवाई, सही इंसान के पास जाके वो दवाई खरीद रहे हैं? क्या आप जो मैम ने उस दवाइयों के साथ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिखे हैं, क्या आप वो खा रहे हैं? सो मैम कैन ओनली गिव यू द रेसिपी। To cook a good shahi paneer out of it, you need to be in the kitchen and diligently follow that recipe. मैंने शायद शुरू के जो मेरे मेंस के अटेम्प्ट्स थे, शायद मैं वो बात समझ नहीं पाया जो मैम अपनी हर क्लास में बताती थी। जिस दिन में शायद वो, और इसी बार मुझे वो पेपर जब मैं बाहर पॉलिटिकल साइंस का लिख के आया, आखिरी पेपर होता है मेंस का, ऑप्शनल का आखिरी पेपर होता है, और मेंस के पेपर इस तरह से होते हैं कि दे डू नॉट जस्ट चेक योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, आपकी फिजिकल कैपेसिटीज भी चेक होती हैं। 9 से 12 पेपर है, 2 से 5 पेपर है, अगले दिन दोबारा 9 से 12 पेपर है, 2 से 5 पेपर है। एट वन पॉइंट योर ब्रेन इज बजिंग, योर हैंड इज पेनिंग, and you can feel that how the tips of your fingers are totally red, क्योंकि पेपर में इतना स्कोप नहीं होता कि आप बैठ के सोचोगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर आप अपने नोट्स याद करोगे, फिर आप लिखोगे। आप अगर क्वेश्चन देखा आपने, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं टू जस्ट, मैम एक बहुत अच्छी बात बोलती थी पॉलिटिकल साइंस के लिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कि कोई भी क्वेश्चन जब आया है तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन को बहुत छोटे से छोटे एक लाइन में इस क्वेश्चन को डिफाइन करिए कि क्वेश्चन है क्या। वो 10 सेकंड मिलता है कि ये क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है ना। फिर उसके बाद उन 10 सेकंड्स के अंदर ये चीज भी आपको सोचनी है कि क्या मैं इस क्वेश्चन में कितने टॉपिक्स यूज कर पाऊंगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जस्टिस पे सवाल आया, 2021 में मेरी ये अप्रोच थी। मैम व्हाट आर द रीडिंग दीस डेज? So you have read all 1A and everything, right? Okay, so I can talk about it. Let's imagine that justice के ऊपर क्वेश्चन आया 2021 का। ऋषभ क्या करता था, डिस्पाइट शुभ्रा मैम टेलिंग एवरीथिंग, बट वो मैं ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा था कि अगर जस्टिस का क्वेश्चन आया है ना, तो मैं, मेरे लिए तो जस्टिस बस जो रॉल्स जी ने कह दिया है वही जस्टिस है, कि भाई मेरे नोट्स में रॉल्स लिखा हुआ है, फिर आगे नॉजिक आ जाएगा, फिर कम्युनिटेरियंस आ जाएंगे, माइकल वॉल्जर आ जाएंगे, और मैं जिस नोट्स जिस क्रोनोलॉजी में मेरे नोट्स में लिखा है, मैं 20 मार्क का आंसर अपने नोट्स जाके वहां लिखाऊंगा। पर हमें यह समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली यार वो चीज तो सब कर रहा है ना, हर एस्पिरेंट जो मेंस तक आ गया है, ही इज अ सीरियस गाय और गर्ल। सो क्या अलग कर दें जो उसे, और क्या, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम क्या अलग कर दें, और कैसे जो ये समय है, जो जितने टाइम फ्रेम में हम सबको एग्जाम देना है, इस टाइम फ्रेम में कैसे अलग कर दें। तो वो बात मैम ने हमेशा बताई है, मैम ने अपने शब्दों में बताई है, मैं आज कोशिश करूंगा अपने शब्दों में बताने की, पर वो मैम ही उसका सोर्स है, वो मैं उसका सोर्स नहीं हूं, उसका सोर्स मैम ही है। मेरे हिसाब से क्या चीज जरूरी है कि आप सबसे पहले, लेट्स से आपको 15 दिन में, अगले 15, चलिए 15 दिन बहुत कम है, 1 महीना ले लीजिए, आपको 1 महीने में बस पूरा 1A करना है, और 1A ऐसे करना है कि भाई 1A का कोई क्वेश्चन दे दिया ना, तो मैं सबसे अच्छा आंसर लिखूंगा। उस 31वें दिन वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि मुझे आंसर लिखने के लिए नोट्स रिवाइज नहीं करने। मैं हर मेंस से पहले, पिछले 2 में, जिन 2 मेंस में मैं नहीं हुआ, मैं पेपर के बाहर खड़े होके भी, पेपर से जस्ट पहले भी नोट्स रिवाइज कर रहा होता था फ्रैंटिक मोड में, कि नोट्स रिवाइज करने हैं, मैं कुछ भूल ना जाऊं, मेरा वो सीन था। इस बार मैं उल्टा कर रहा था। थर्ड मेंस में जब मुझे फाइनली वो ज्ञान समझ में आया मैम का, मैं उल्टा काम कर रहा था। मैंने 10 खाली पन्ने उठाए हुए थे,
और मैं हर टॉपिक के 10-10 कीवर्ड लिख रहा था। मैं कुछ पढ़ नहीं रहा था। ब्रेन के 3 फंक्शंस हैं। पहले वो इनपुट लेता है, फिर वो उस नॉलेज को एसिमिलेट करता है, और फिर वो उस नॉलेज को प्रोड्यूस करता है। इनपुट और आउटपुट हमेशा अलग होगा, क्योंकि आपका ब्रेन अंदर कनेक्शंस बनाएगा उस नॉलेज के साथ। एक नई नॉलेज निकल के आती है। श्याम सरन जी जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, अपनी बुक में उन्होंने ये बात बताई थी, और मैंने इस चीज को होते हुए देखा कि मैंने पेपर से पहले लिखा जस्टिस। पूरे सिलेबस में जस्टिस से रिलेटेड जितने कीवर्ड हैं, चाहे रॉल्स के हो, चाहे प्लेटो के हो, चाहे एरिस्टोटल के हो, चाहे फिर हर थिंकर जस्टिस बोल रहा है ना यार। अगर हॉब्स आ रहा है तो हॉब्स भी तो अपना जस्टिस दे रहा है, लॉक भी आके अपना जस्टिस दे रहा है। पर उसने बस अब उसने बोल दिया कि भाई स्टेट ऑफ वॉर इज स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ वॉर। तो उसके लिए जस्टिस क्या है? उसके लिए जस्टिस है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। ये कीवर्ड है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इज नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड, है ना? तो ये सब कीवर्ड्स हैं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि पूरे सिलेबस में हर टॉपिक के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं। उन कीवर्ड्स को पकड़ के रखना है ना? वो कीवर्ड्स ही यूज होंगे इंटरकनेक्शंस को बना के। हमें बहुत डर लगता है, मुझे भी डर लगता था कि यार स्कॉलर्स तो याद ही नहीं होते हैं। स्कॉलर क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बोला था ना, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सेकेंड बार में इंटरलिंकेजेस बनेंगे। पर कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? एक ही सोर्स को, मैम के नोट्स को पहले 5 बार पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, आंसर राइटिंग भूल जाओ, पीवाईक्यू भूल जाओ, मैम के नोट्स को 5 बार पढ़ो। 5वीं बार में वो नोट्स आपके अंदर जाने शुरू होंगे धीरे धीरे कि अच्छा यार ये तो इंटरेस्टिंग है। अब पांच बार जब उनको पढ़ लिया, और मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि अभी लेट्स से आप अब उस स्टेज पे आ गए कि आपका 1A पूरा हो गया, तो पूरे 1A को पढ़ना है 5 बार। प्लेटो, जनरली ये मिस्टेक करते हैं लोग कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ही खो जाते हैं, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ के फिर आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। आप समझ ही नहीं पाओगे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा यहाँ पे, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, जो दूसरे सिलेबस के पॉइंटर्स में। पूरा 1A को एक साथ 5 बार पढ़ो। 5 बार पढ़ने के बाद इंटरलिंकेजेस दिखने शुरू होंगे। ऐसा लगेगा कि यार पूरी नॉलेज एक ही है। तो वेदांता में बोलते हैं ना कि भाई भगवान एक है, तो पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज भी एक ही है। हर कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। और इसका इसका फायदा क्या होगा? जैसे इस बार पेपर में कुछ यूनिक क्वेश्चंस आए थे, कि एक क्वेश्चन आया था दैट हाउ डज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्ट द सिटीजनशिप। अब ये क्वेश्चन जैसे ही पेपर खत्म हुआ, एवरीवन इज लाइक ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है। पर मेरा माइंड उस चीज के लिए ट्रेंड था कि मुझे आप पॉलिटिकल साइंस का एक कीवर्ड दो, मैं उससे रिलेटेड 50 कीवर्ड अपने सिलेबस के अंदर के बता दूंगा, और उन कीवर्ड से मैं एक स्टोरी नरेट करूंगा। कि पहला तो मैंने उस आंसर में क्या किया, सिटीजनशिप से मुझे सबसे पहली बात याद आई एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। फिर उसके बाद मुझे दूसरी बात याद आई हैना एरेंट का सिविक रिपब्लिकनिज्म, हाउ शी टॉक्स अबाउट सुपरफ्लुअस मासेस। अगर उसमें मैंने एग्जांपल दे दिया कि चाइना की जो सिटीजनशिप है, व्हाट वी आर सीइंग, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, व्हाट वी आर सीइंग दैट सुपरफ्लुअस मासेस है ना, देयर आर फिलोसोफर किंग्स देयर। तो ये फिलोसोफर किंग आ गया, ये आ गया, आप ये सब पेपर 2 के आंसर में लिख के आ रहे हो, पेपर 1 की बात। तो ये इंटरकनेक्टेडनेस आएगी विद टाइम, आएगी पेशेंस के साथ आएगी। तो पहला स्टेज था 5 बार पढ़ना। दूसरा स्टेज था उस इंटरकनेक्शंस को इमेजिन करना। उसका बेस्ट तरीका यही है, खाली पेज उठाइए, एक टॉपिक लिखिए, और जो मैंने 5 बार में पढ़ा है वहां से बस नोट डाउन करिए क्या क्या इंटरलिंक हो सकता है ना? फिर अपने मिनी, तीसरा स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, आप अभी क्लास में ये नोट्स बना रहे हैं, 4-5 रजिस्टर बनते हैं मैम के नोट्स के, क्योंकि क्योंकि आई थिंक वो आईआर के मिला के और ज्यादा होते हैं। पर पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि वो सब्जेक्ट का नेचर है। पॉलिटिकल साइंस इज अ ह्यूज, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शनल्स। पर ये आपकी टैक्टिक और मेहनत है। मैम आपको स्ट्रैटेजी दे रही है। अब टैक्टिक क्या है कि आप उस पूरे जो आपके 4-5 रजिस्टर्स हैं, आप उनको अपने मिनी नोट्स में लेके आए। वो मिनी नोट्स क्या होते हैं कि हॉब्स का ये 2 पेज हैं, और इन 2 पेज पे सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। मेरे को कल टेस्ट देना है 1A का। मैं आज 2 दिन बैठ के बस ये सारे कीवर्ड्स अपने आगे से निकालूंगा, और फिर मैं जाके टेस्ट दे आऊंगा, और मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है।
तो मैंने ये स्ट्रैटेजी पूरी फॉलो करी कि मल्टीपल रिविजन्स, इंटरकनेक्शंस. I would love to explain one or two questions, but we are short of time. Forgetting so many things after याद आ रहा है. It's very useful now holistically and in a very systematic manner you are telling. So please continue. If anybody wants to leave, they can leave for the classes. But don't leave in the middle. कोई बोर We तो नहीं have हो रहा है ना? till 2 o'clock. अगर क्लास के लिए आपको जाना है तो अभी चले जाओ. We'll continue. I think it's very. I am also recollecting so many things. Thank you so much, ma'am. So some words of encouragement from ma'am. They are always good even after selection. And मुझे अभी शायद लगा कि मैम चली जाएंगी तो I was about to say my goodbye, but this is even happier for me कि मैम is staying. Whatever I was trying to tell, you are able to tell in a more organized and systematic manner because आपने exam दिया है exactly. So my ideas, you are able to concretize them and give them in a systematic manner. So when I am enjoying and learning a lot of things, because I also go, जाते हैं ना लोग strategy पूछने, right? I I go to the colleges and all. I think I'm getting good points. Something concrete because political science as a subject, yeah, it is very philosophical, idea based. So what I turned to be idea based, but I am getting a lot of concrete things. So do it as comprehensive. Yes, thank you. Very kind of ma'am, nothing else. So can you please tell me where was I? हाँ, मिनी नोट्स पे आता हूँ. मेरा मन था कि मैं मिनी नोट्स आज यहाँ लेके आऊँ, बट वो मेरे घर पे रखे हैं. आई हैव मेड अ टेलीग्राम चैनल, आई विल अपलोड इट देयर, यू कैन एक्सेस इट. हाँ हाँ, बता देंगे यार, पर मेन बात तो वो मेरा लाइन ऑफ थॉट चला जाएगा. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप मिनी नोट्स बनाए. मिनी नोट्स का क्या, व्हाट आर मिनी नोट्स? ये मिनी नोट्स कहाँ से आ गए? इतना सब कुछ मिनी 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 लैटरल्स आ रहे हैं. सो मिनी लैटरल से अब मिनी नोट्स भी आने पड़ेंगे. सो देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैम ने मुझे परमिशन दे दी एग्जांपल की. मान लीजिए 10 मार्कर आया, स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर, हॉब्स, है ना. अब हमें 2 पेज का आंसर लिखना है, 10 मार्कर. 10 मार्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन को हिट करना है. क्वेश्चन की कोई स्टोरी नहीं बनानी है, क्वेश्चन के बारे में कोई बैकग्राउंड नहीं बनाना है. इट इज अ 2 पेज आंसर, इट इज अ 10 मार्कर आंसर एंड वी हैव टू डायरेक्टली हिट द बुल्स आई. तो कुछ बकर करने का स्कोप नहीं है 10 मार्कर में. अब वो कब होगा? वो तब होगा जब एज ए स्टूडेंट, अगर मैं मेरे को आपको बताना हो हॉब्स की बात शुरू कहां से होती है. मैं कुछ रिवाइज करके नहीं आया हूं, मेरे को नोट्स टच करे बहुत टाइम हो गया है. तो मैं अब स्टार्ट करता हूं कि मुझे स्टोरी क्या याद आ रही है हॉब्स की. कि हॉब्स भाई को दिक्कत थी कि बहुत ज्यादा ये प्यूरिटान रेवोल्यूशन हुआ था एंड ही सेड आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर. स्पेनिश आर्मेडा ने आके अटैक कर दिया था. आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर. आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर से क्या आ रहा है? दैट हिज स्कूल ऑफ थॉट इज डोमिनेटेड बाय कीवर्ड साइकोलॉजिकल ईगोइज्म. The basis of his work is how fear and psychology is dominating his school of thought, psychological egoism. अब उस नेचर को उन्हें डिफाइन करना है कि भाई एनार्की चल रही है, क्या करें. तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को बोला स्टेट ऑफ नेचर. अब स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट. स्टेट ऑफ नेचर इज अ इमेजिनेटिव आइडिया. ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ ना कि स्टेट ऑफ नेचर आएगा. तो स्टेट ऑफ नेचर को उन्होंने डिफाइन करने के लिए कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे जो मैंने अभी बताए थे. दैट लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर इज नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट. फिर उसके बाद उस स्टेट ऑफ नेचर को हटाने के लिए वो कहेंगे यार कुछ तो करना पड़ेगा हमें इसको. व्हाट इज द लार्जर एम ऑफ पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट, व्हाट इट इज लुकिंग फॉर? हाँ, हैप्पीनेस. इट इज अ मास्टर साइंस. So it is looking to create an order. It is looking to create a social stable order, है ना. So preservation of life उनको करना है तो वो अपना एक social contract theory देंगे. Social contract theory देने के 4 चीजें जरूरी हैं. सबसे पहले वो ह्यूमन नेचर को डिफाइन करेंगे. ह्यूमन नेचर को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड्स कौन बताएगा? हाँ, इनके लिए तालियां बजाओ पहले.
सो मैंने भी ऐसा ही छोटे छोटे एक्रोनिम्स बनाए हुए थे, ग्रेटेस्ट GHGN, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, पुष्पिन इज नॉट एज गुड एज पोएट्री। सो ठीक है, सो अब उन्होंने अपनी स्टेट, सबसे पहले वो ह्यूमन नेचर की स्टेट बताएंगे, फिर वो बताएंगे कि व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर, फिर वो अपना स्टेट क्रिएट करेंगे। स्टेट क्रिएट करने के लिए वो क्या बोलेंगे कि वो किसी ना किसी को लेके भी आएंगे। अब जब आप हॉब्स को पढ़ रहे होंगे तो आप सिर्फ हॉब्स को पढ़ रहे हैं, पर जब आप जाएंगे स्टेट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट्स पे तो वहां पे आपको ऑस्टिन भी मिलेंगे। ऑस्टिन ने क्या बोला है? ऑस्टिन का कोट याद है किसी को? If someone larger than me pays obedience to me, obedience करके नाम उनका कोट है। If a determinate human superior, not in a habit of paying obedience to another human superior, that person is sovereign and that society is political, है ना? So ये बात अब थ्योरी ऑफ स्टेट में लिखी है। ये बात मुझे अभी क्यों याद आई? मैं तो सोच के नहीं आया था स्टेट ऑफ नेचर मुझे डिस्कस करने का स्कोप मिलेगा, पर ये ब्रेन में आपके सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो मिनी नोट्स हैं, कमिंग बैक टू मिनी नोट्स, जो मिनी नोट्स हैं वो 200-150 पेज में, 200-150 भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट शुड बी कंसोलिडेटेड इन सम 70-80 नोट्स, 70-80 पेजेस। एंड वहां पे आपको मैम ने नोट्स में एक स्टोरी दी है कि मेरे जैसा एक इंजीनियर जिसको ह्यूमैनिटीज का कोई आइडिया नहीं है, वो आके जब पढ़े तो उसके लिए कंफर्टेबल हो। तो वो लंबा है थोड़ा, उसमें हमें ब्रेविटी डालनी है, उसको हमें संक्षिप्त करना है। वो होगा जब हम बस कीवर्ड्स उठा के अपने मिनी नोट्स में डालेंगे, पर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि टॉपिक उसका फ्लो क्या है, उस टॉपिक का फ्लो क्या है, उस फ्लो में कीवर्ड्स को डालना है। ये काम करना है अपने पूरे सिलेबस के लिए, स्पेशली 1A के लिए, 1B के लिए। 2A में भी जो शुरू के 6 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक कंपैरेटिव के, 5वां आपका थ्योरीज ऑफ IR, फिर की कॉन्सेप्ट्स इन IR, इनके भी ये आपको कंसोलिडेटेड नोट्स बनाने हैं सिर्फ कीवर्ड्स के लिए। नोट्स पे मैं बहुत बात नहीं करूंगा, आई विल शेयर दैट। जब ये स्टेज आ जाएगा ना कि वो मिनी नोट्स आपके सामने हैं और वो आपके अपने नोट्स हैं, मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम क्यों बनाएं। पर हमेशा मेरे साथ इस बार ऐसा हुआ है, अपने PSIR के पेपर में लिखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं पेपर लिख रहा हूं तो मेरे वो मिनी नोट्स मेरे सामने रखे हुए, और इतना मजा आ रहा था, मतलब PSIR का पेपर लिखते हुए तो इस बार, कि वाह यार, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन आया है और मुझे बढ़िया बढ़िया चीजें याद आ रही हैं और एग्जामिनर को मजा आ जाएगा। मतलब मैम एक बात बोलती थी कि एग्जामिनर को रुला दो कि वाह यार क्या आंसर लिखा है, एंड ट्रीट योर एग्जामिनर लाइक योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, की उनको मतलब कोई दिक्कत ना हो, उनको एकदम कंफर्टेबल लगे कि क्वेश्चन शुरू हुआ है, वाओ सच अ नाइस इंट्रो, देन ही हैज स्टार्टेड विद द कोर कॉन्सेप्ट्स। फिर आंसर की स्ट्रक्चरिंग भी बताऊंगा। जब वो नोट्स आपके अंदर बस जाएंगे, जब वो ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि आंसर जब लिख रहे हैं कि आईपैड मेरा साथ में रखा हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है कि सब नोट्स मेरे यहाँ पे एक्सेसिबल हैं एट माय राइट हैंड, तब आंसर लिखने में मजा आना शुरू। और जैसे ही मजा आना शुरू होगा ना यार, तब बनेगी क्रिएटिविटी। और मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल साइंस में मैंने बहुत टॉपर्स की कॉपीज देखी, मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर की कॉपीज देखी, और मैं इस माध्यम के जरिए मैं उन सबको अपना हम्बल रिगार्ड्स और थैंक्स भी दूंगा, क्योंकि क्रिएटिविटी इज समथिंग जो कभी भी किसी एक की नहीं होती। जो भी ऑथर्स होते हैं वो कोई भी किताब ऐसे नहीं लिखते कि वो उठे और उन्होंने सब्जेक्ट बना दिया। उन्होंने 100 बुक्स पढ़ी और वहां से उनको कुछ और एक बात पता चली और फिर वो बुक लिख रहे हैं। तो मैं जो सब बता रहा हूँ ये सब मैम का, जो पिछले टॉपर्स हैं जिनकी कॉपीज मुझे मिली क्योंकि उन्होंने डाली वो कॉपीज, तो वहां से सब मुझे सीखने को, उत्कर्ष द्विवेदी सर, रिया डाबी मैम, एंड some more names are there which I am forgetting। तो जब आप उन कॉपीज को देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये कीवर्ड को इन्होंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, तो कौन सी बात इंट्रो में आ रही है, कौन सी बात कंक्लूजन में आ रही है ना, वो एक आर्ट बननी शुरू होगी। और उस पॉइंट के बाद फिर देयर इज नो कमिंग बैक, फिर यू विल बी लाइक अ पायलट ऑन द ऑटो पायलट मोड, कि अब आपको जब न्यूज़पेपर भी दिख रहा है तब आपको वो पूरा राजीव भाटिया सर का आर्टिकल पढ़ने के बाद पता होगा कि राजीव भाटिया सर राइट्स ऑन अफ्रीका। ठीक है, पता थी ये बात? हिंदू का आर्टिकल पढ़ते हो, और मान लीजिए अगर कोई भी, जब IR की बात अगर मैं करूं तो ये चीज पिन पॉइंट होनी चाहिए कि हमें टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं।
मुझे यूएस फॉरेन पॉलिसी अगर प्रिपेयर करनी है तो मुझे पता होना चाहिए हिंदू में सुबह उठते ही कि आज इन सर का आर्टिकल आया है, एम के नारायणन सर का आर्टिकल आया है, एम के नारायणन सर राइट ऑन दैट कंट्री। अब ये कब होगा? जब आप इसको डीपली इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर न्यूक्लियर सिस्टम की बात करें तो राकेश सूद सर का अगर आर्टिकल आया है तो वो राकेश सूद सर को देख, कभी भी आर्टिकल की हेडिंग नहीं देखनी है। ये मेरा ऐसा ओपिनियन था कि आर्टिकल की हेडिंग से पहले ये देखना है ये किसने लिखा है, और फिर सबसे एंड में नीचे लिखा होता है कि दिस गाय इज दिस एंड दैट, दिस गर्ल इज दिस एंड दैट। जैसे ही वो चीज समझ में आनी शुरू होगी कि हिंदू में भी सिस्टम, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में सिस्टमैटिक वे में आर्टिकल्स आते हैं यार, तो वो अपने टॉपिक से लिंक करने कि मेरे टॉपिक में विजन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर है। आज सी राजा मोहन सर का जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहां पे वर्ल्ड ऑर्डर की बात आई थी। मैंने आज 10 आर्टिकल पढ़े इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में, वहां से मुझे ये 5 कीवर्ड्स मिले हैं, और इन 5 कीवर्ड्स को मैं अपने उन मिनी नोट्स में जाके टॉपिक वाइज छोड़ दूंगा, ताकि जब मैं वापस से 5वां इटरेशन दूं अपने मिनी नोट्स को रिवाइज करने का, तब वो मुझे मेरे माइंड में वो कीवर्ड तो सेव हो ही गया है, पर मेरे माइंड में वो कीवर्ड क्या मेरे उस टॉपिक के साथ सेव हुआ है या नहीं हुआ है ना? मतलब मान लीजिए अब मेरे से इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया कि what are the security initiatives which are coming in the maritime domain? Can India form certain regional security arrangements in the maritime domain? मेरे दिमाग में मेरे मेंस के नोट्स थे, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कौन सी सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। आई टॉक्ड अबाउट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, आई टॉक्ड अबाउट द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। फिर मैंने सेकंड बात मेरे नोट्स में लिखी हुई थी, ऑपरेशन संकल्प हुआ है अभी, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प क्या था, जहां पे अभी ये पायरेट्स चल रहे हैं तो इंडिया क्या कर रहा है। उसी के नीचे ये भी लिखा हुआ था मेरे नोट्स में कि इंडिया ने इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया है इन द इंडियन ओशन रीजन, जिससे हम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। अभी मैंने जो बातें बोली, इन बातों के अंदर आपने नोट किया कीवर्ड्स थे, आईएफसी, आईओआर, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। फिर उसके बाद इंटरव्यू के आंसर में मैंने ये कीवर्ड्स भी इंक्लूड किए थे, हाउ इंडिया इज बिकमिंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर, how we are going for security and growth for all in the region, how India is trying to provide as the emerge as the net security provider, how Prime Minister has a vision of free, open, inclusive Indo-Pacific, which he gave the lecture which he gave at Shangri-La Dialogue in 2018. अब ये सब बात मुझे कैसे याद है? मिनी नोट्स। मिनी नोट्स को 50 बार जब पढ़ लोगे तो फिर बन जाओगे बाजीराव की तलवार है हाथ में, और जाके अब तो जंग जीत के ही आना है ना? पेपर से पहले, कमिंग बैक टू माय स्टोरी, 2 मेंस में मैं हमेशा बहुत फ्रैंटिक मोड में रहता था कि नोट्स उठाए हुए हैं, उनको 4-5 जगह गाड़ी पे रख के सब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है वो कि सब कुछ याद आ जाएगा। इस बार आई वॉज सो काम बिफोर पॉलिटिकल साइंस पेपर दैट वाओ यार, मतलब ये 6 घंटे तो मजा आने वाला है। एंड आई वॉज स्माइलिंग। मेरा फ्रेंड एक जो मेरे साथ गया था, ही वॉज लाइक भाई खुश क्यों है तू इतना? तो फॉर मी पॉलिटिकल साइंस वाज लाइक समथिंग दैट आई वाज वर्शिपिंग, कि मैंने आईआर को बहुत एंजॉय किया है। तो जब मैंने पेपर में मैं अंदर घुसा, मैंने जाके पेपर देखा और वो क्वेश्चंस चूज किए कि मुझे क्या करना है। आई न्यू एट दैट मोमेंट व्हेन आई वाज सिलेक्टिंग माय क्वेश्चंस, मुझे पता था कि मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव है। मार्क्स अभी नहीं आए हैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा कि क्या मेरी परफॉर्मेंस रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉलिटिकल साइंस में अच्छा रहा होगा। सो वो कॉन्फिडेंस आएगा मिनी नोट से एंड इस सब से। अब ये बोल देना आसान है, जो भी मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको बातें बोली हैं, दिस इज इजियर सेड देन डन। इट इज अ वेरी मेटिकुलस टास्क। देयर आर सम 11 टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स in the 1A, then there are further topics in 1B, then there are topics in 2A, 2B. Within that topic there are subtopics which are mentioned in the syllabus. Then there are 5 questions which have been asked on it in the PYQs. So ये जो नॉलेज है, अब टाइम आएगा जब ये सब आपने कर लिया है, तब टाइम आएगा पीवाईक्यूज को उठाने। पीवाईक्यूज भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। प्लेटो पे 6 सवाल क्या पूछे गए? प्लेटो पे क्या सवाल होंगे? हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, हिज कंसेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग, हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, हिज। अब जब ये कम्युनिज्म आ गया तो इस पे बाकी लोगों का क्रिटिक क्या है ना? सो ये जो बात मैंने जीएस के लिए बोली थी कि टॉपिक, सब टॉपिक, पीवाईक्यूज, ये तीनों को बांध के रखना है इसी क्रोनोलॉजी में, है ना? नाउ कमिंग टू आंसर राइटिंग, आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट बिट्स जितना मैं टाइम में दे सकता हूं।
आंसर राइटिंग के लिए एक बात मुझे बहुत ही अच्छी, आई थिंक मैम तुषार सर की ब्लॉग की, तुषार गुप्ता सर इज एन आईपीएस ऑफिसर, ही इज इन पंजाब काडर। मुझे धीरे धीरे अपने सीनियर्स के जो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो याद आ रहे। तुषार सर ने 4 C's की बात करी थी। आई थिंक तुषार सर, मैम ने भी अपने क्लास में ये बात करी होगी, बट मेरे तक ये बात तुषार सर के थ्रू पहुंची कि 4 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन, ये 4 C's तो लिख ही लीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट। हर क्वेश्चन का एक कॉन्टेक्स्ट है। कोई भी क्वेश्चन जो आया है उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन। हमेशा इंट्रोडक्शन में वो कॉन्टेक्स्ट दीजिए क्वेश्चन का, कोशिश करिए। कुछ और भी कर सकते हैं पर कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव। 4 C's, फर्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव वे में उस कॉन्सेप्ट को समझाना जो पूछा गया है, कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, जब आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा दिया तब तक आपका आंसर यूनिडिमेंशनल है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कोई सत्य नहीं है। देयर इज अनेकांतवाद ही पॉलिटिकल साइंस है, दैट जितने मुंह उतनी बातें। तो पॉलिटिकल साइंस में जितने स्कॉलर्स उतने थॉट्स, एंड इट इज अ डेमोक्रेटिक सब्जेक्ट, देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। तो इस सेकंड सी तक आपने जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है उसको समझाया। समझाने का क्या मतलब है, मान लीजिए अगर रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस आई है तो बताइए दैट हाउ ही हैज टॉक्ड अबाउट हिज ओपन पोजीशन, हाउ ही हैज टॉक्ड अबाउट दैट इट इज अ रैशनल प्रोसीजर, हाउ ही हैज गिवन 3 लेक्सिकल ऑर्डर, है ना। लेक्सिकल ऑर्डर में पहला क्या है, मुझे कीवर्ड चाहिए और जो मैम के नोट्स के एग्जैक्ट कीवर्ड हैं उनके मार्क्स। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, हाँ डिफरेंस प्रिंसिपल। आप क्या बता रहे थे, नहीं डिफरेंस प्रिंसिपल। अब तो जब रॉल्स को आप रिवाइज करेंगे तो ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। उन्हीं कीवर्ड्स को बना के आपने आंसर में उन कीवर्ड्स को डालते गए, उसको समझाते गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि क्वेश्चन में चाहे पूछा या नहीं पूछा है, जनरली दैट दिस इज ट्रू, कि आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रोसेस में कमियां क्या है। तो वहां पे आप अमर्त्य सेन को लेके आइए। व्हाट डज अमर्त्य सेन सेज, दैट रॉल्स हैज फोकस ऑन नीति, he has not focused on न्याय, how Rawls is more procedural, and Amartya Sen gives his theory of, Amartya Sen critiques Rawls that he has went for transcendental institutionalism। ये ट्रांसेंडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो आंसर में लिखोगे आप, तो एग्जामिनर कैसे नंबर नहीं देगा यार, है ना। मतलब उनको पता चलेगा कि भाई ये पढ़ के आया है, दिस गाय इज प्रिपेयर्ड और दिस गर्ल इज प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद आप वॉल्जर को लेके आइए। वॉल्जर ने क्या बोला है, वॉल्जर कभी भी थिंकर से पहले उनका स्कूल ऑफ थॉट याद रखना है। माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, एक मैं भूल रहा हूं, मैकेंटायर, ये चारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कम्युनिटेरियंस हैं। अपने माइंड में कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट रखना है और उसको क्रिटिक करना है कि भाई रॉल्स ने तो बोल दिया था कि मैन इज एटॉमिक, यू हैव टू गिव अ जस्टिस विच इज स्पेसिफिक, रियल एंड पर्टिकुलरिस्टिक, है ना। स्पेसिफिक, रियल एंड पर्टिकुलरिस्टिक। दे से दैट मैन इज नॉट एन अनएनकम्बर्ड सेल्फ। माइकल वॉल्जर ने क्या बोला है कि मैन इज नॉट एन अनएनकम्बर्ड सेल्फ, मैन इज अ सिचुएटेड सेल्फ, मैन इज एन एम्बेडेड सेल्फ, मैन इज एम्बेडेड इन द सोसाइटी। फिर मैं बीच में रोक के इस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूं दैट डोंट थिंक दैट यहां पे मैं कुछ ऐसे शो ऑफ कर रहा हूं। आई एम नॉट, बिलीव मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वेयर यू हैव टू रीच। देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अभी ऑफिस में बैठ के सोच रहा था कि बस क्या बताना है, पर ये सब बस आ रहा है। तो ये सब जब आप लोगों के माइंड में भी आने लगेगा, मान के चलिए बस अब 6 महीने में होने वाला है, हमारा भी आने वाला है। तो माइकल वॉल्जर ने क्या बोला है, that we have to go for differentiated equality. You cannot go for a justice which is universal, because different goods ought to be distributed differently to different societies in different ways, है ना। सो अब जब आपने ये क्रिटिकल एनालिसिस दे दिया, तीसरा सी पूरा हो गया। कंटेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपने लिख दिया, क्रिटिकल एनालिसिस दे दिया। अभी तक इन 3 पार्ट्स में जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो किसी भी अंश में उस आंसर के ये नहीं आ रहा कि ऋषभ जैन क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन पे, अभी तक नहीं आया।
अभी तक मैंने कंटेक्स्ट सेट कर दिया, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझा दिया, क्रिटिकल एनालिसिस दे दिया। चौथा जो सबसे आखिरी पार्ट है आंसर का, वो वो उस टाइम पे एग्जामिनर डिसाइड करने वाला है कि ऋषभ जी को कितने मार्क्स देने हैं, ठीक है। और वहां पे एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए कि इस कैंडिडेट का क्या थॉट है इस आंसर पे। इसने कॉम्प्रिहेंसिव भी कर दिया, क्रिटिकल भी कर दिया, अब ये क्या कह रहा है इस बात पे, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के आंसर लिख रहे हैं ना यार, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो इतना तो बनेगा कि आप अपना एक ओरिजिनल व्यू दें बिना किसी स्कॉलर को कोट करें कि मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? फोर्थ पार्ट इज कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट में आपको कुछ इनोवेटिव एग्जाम्पल्स लेके आने हैं रिगार्डिंग दैट टॉपिक। दिस हैज टू बी प्री प्रिपेयर्ड। एग्जाम में मैंगो नहीं टपकेगा, एप्पल नहीं टपकेगा, हर टॉपिक पे एग्जाम्पल्स रखने हैं, है ना। अब वो एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देता हूं कि एग्जाम्पल कैसे रखने हैं। मान लीजिए जस्टिस का क्वेश्चन आ रहा है। जस्टिस में रॉल्स की थ्योरी क्यों आई थी? रॉल्स की थ्योरी का बुक का नाम क्या है? 19 which year? 1971। ये बात मैम के नोट्स में लिखी हुई है, पर ये आपके जब नोट्स, मिनी नोट्स में होगी कि लॉट ऑफ सोशल रेवोल्यूशंस वर हैपनिंग एट दैट टाइम, देयर वर लॉट ऑफ सोशल मूवमेंट्स वर हैपनिंग, नॉट रेवोल्यूशन, सोशल मूवमेंट्स वर हैपनिंग, इसलिए वो थ्योरी ऑफ जस्टिस आई, क्योंकि ऑर्डर नहीं बन पा रहा था। तो आप आज की डेट में फार्मर्स प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल लेके आइए। फार्मर्स प्रोटेस्ट आर नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, they are happening in Europe also, because we are not able to knit around a social security which is truly inclusive in nature. That is the issue of justice even today. तो इसका आप यूज कहां कर सकते हैं? What is the theory of evolution of justice from Western political thought to the modern political thought? तो एंड में कुछ इनोवेटिव ब्राउनी देनी है, क्योंकि जब एग्जामिनर का कलम खुलेगा तो वो कंक्लूजन ही उसके दिमाग में है कि यार ये बात बोली थी। फिलोसोफर किंग का अगर एक क्वेश्चन आता है, वैसे तो बहुत टाइम से आया नहीं है, 8 साल हो गए हैं इस क्वेश्चन को आए, मैं होप करता हूँ अगले साल आ जाए, फ्री के नंबर होते हैं। पर जैसे ही वो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि टुडे इन द एरा वी आर सीइंग दैट हाउ न्यू फिलोसोफर किंग्स लाइक शी जिनपिंग और द लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, है ना, और असाद इन सीरिया, दे आर लाइक फिलोसोफर किंग्स, पावर इज कंसंट्रेटेड देयर। सो कंक्लूजन में बस कुछ अपनी छाप छोड़नी है आंसर में। एंड आई सो विश कि सब लोग, जो लोग पीछे तक बैठे हैं, हर एक का कंक्लूजन इनोवेटिव और यूनिक होना चाहिए। ये 4 चीज अक्रॉस द पेपर, इजियर सेड देन डन। बहुत मुश्किल है इस चीज को पूरे पेपर में उस प्रेशर सिचुएशन में करना। वो काम प्रैक्टिस से होगा। जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, वी विल बी एबल टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। मतलब मेरा भी कहना आसान है, आपको आई होप जो मैं बोल रहा हूं आप उस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट बात है। जब आप ये सब कर लेंगे तब आप इतना, मैम मेरी कैलकुलेशन ये बोलती है कि अगर ये सब इंश्योर कर लिया जाए तो 275 टू 280 मार्क्स एम किए जा सकते हैं रैशनल वे में। ऑब्वियसली जो टॉपर्स होंगे, जो भी इस साल के हाईएस्ट स्कोरर होंगे पॉलिटिकल साइंस, इट इज रीचिंग समवेयर अराउंड 310। कुछ साल से ये 300 297 हो गया है। बट मेरे भी जो सीनियर एस्पिरेंट्स थे, जो जिनसे मैंने गाइडेंस ली, कुछ लोगों के हमेशा इतने मार्क्स आ रहे थे, 275 280 270, 4 बार दिया है, चारों बार 275 280। तो आई वाज लाइक क्या किया आपने? तो ये जो मैंने आपको सब पॉलिटिकल साइंस का बताया, ये पूरा कंसोलिडेटेड जिस्ट है ना। मतलब निटिग्रिटीज आर ऑलवेज देयर। दिस इज द लार्जर स्ट्रैटेजी फॉर द वॉर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लास्ट पॉइंट इन वेरी ब्रीफ, कमिंग बैक टू एस्से। एस्से में भी अपने आप को बहुत खुला रखिए यार, बांधिए मत एस्से में। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से एस्पिरेंट को कोशिश की जाती है कि वो एस्से में भी वेल ट्रेन्ड हो जाए। वी हैव ऑल बिकम ट्रेन्ड इन जीएस। मेंस में जब जीएस का पेपर लिखेंगे, मेन पॉलिटिकल साइंस में जब मेंस का पेपर लिखेंगे, तो आप लोगों को भी ट्रेन ही तो किया है ना मैंने, कि क्या करना है, क्या तरीका है, ऐसे ऐसे कर लीजिए आ जाएंगे। एस्से में ट्रेन मत होइए। एस्से इज द ओनली पेपर ऑफ यूपीएससी मेंस where UPSC has given you the scope to write good answer for a 12 pager answer। तो वहां पे तो मुझे लगता है कि जितना ओरिजिनल वे में आप एक जेन्युइनली एक अच्छी स्टोरी क्राफ्ट कर सकें। फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं, हम सब जानते हैं, तो इजी से इजी एग्जाम्पल यूज होंगे। और वो एग्जाम्पल कैसे आएंगे? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और हर टॉपर पिछले 20 साल से बोलता आ रहा होगा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अगेन जो मैंने मिनी नोट्स पॉलिटिकल साइंस के बताए हैं,
और जो मैंने मिनी नोट्स जीएस के बताए हैं, आज जो पढ़ा है सुबह न्यूज़पेपर में, अगर सोने से पहले वहां से कुछ ब्राउनी एग्जाम्पल्स या पॉइंट्स उन टॉपिक्स में अपने नोट्स में नहीं डाले, तो वो न्यूज़पेपर 2-3 घंटे का पढ़ना डस्टबिन में अपना टाइम फेंकने जैसा है। जो भी चीज आपके मिनी नोट्स में क्रिस्प वे में नहीं जा रही, वो आपका ब्रेन रिटेन ही करेगा। दिस इज माय गारंटी, है ना। इंटरव्यू से पहले, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था इस बार, ब्रीफली इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ। मेरा पहला इंटरव्यू था, जितना ये सब एक्सपीरियंस है वो आपको मेंस में शायद थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा हो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, मैंने प्रिपरेशन करी है। इंटरव्यू में मैं भी इक्वली क्लूलेस था। मेरा इंटरव्यू 4 अप्रैल को आया, 8 दिसंबर को रिजल्ट आ चुका था। रोज आज के टाइम पे मुझे तो ऐसा लगता है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पता है कि उनकी ऑडियंसेस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छे न्यूज़पेपर की क्वालिटी बढ़ा चुके हैं, एक्सप्लेन्ड वगैरह बहुत अच्छे से आते हैं। तो मैं 8 दिसंबर से 4 अप्रैल तक रोज 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आई थॉरली एंजॉयड रीडिंग न्यूज़पेपर्स। मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ा, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा, हिंदू पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, सब पढ़ा। बस एक गलती कर दी कि नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। अब यूपीएससी भवन, यूपीएससी जो ढोलपुर हाउस है, यूपीएससी भवन है, वहां पे जब जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहा था, तो वो घबराहट थी जो पीएसआईआर के मेंस में होती थी कि शायद मुझे याद नहीं आएगा। पर खुद पे थोड़ा भरोसा रखा कि भाई 4-5 साल से ग्राइंड कर रहे हैं, माइंड ने शायद रिटेन करा ही होगा। बस चांस की बात रही कि मेरे उस दिन इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे, वो उस दिन सुबह के ही बिजनेस स्टैंडर्ड में कुछ इशू था और वो सवाल आया। तो वो 5 महीने जो पढ़े थे वो अंदर थे, बट जो उस दिन टॉप लेवल माइंड पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिजनेस स्टैंडर्ड की ही थी, तो उस पर सवाल आ गया इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू की स्टेज के लिए गाइडेंस आपको फिर भी मिल जाएगी, बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। आपकी फैमिली आपके साथ होती है। दिस इज द डे जो हम सब, मैं भी यहीं बैठ के इमेजिन करता था कि ऐसा कभी दिन आएगा जब हम भी जाएंगे, एंड इट इज अ डे टू लिव फॉर। 2800 candidates which are best of the minds, from IITs to doctors to CAs to historians, from Stephens, from JNU, best of the best are there. And the satisfaction which you get while you are sitting in that circular hall, even before going to the board, you realize that now you have reached to a place, you have earned a seat in front of the board. No man in the country can buy that for you, है ना। No man, people can buy a lot of things, but no one can buy that for you regardless of who you are. So वो एक confidence था कि कुछ तो अच्छा किया होगा, and I gave my best. And with that, I would conclude my words. I have taken a lot of your time, lot of ma'am's time, and it has been a pleasure. Thank you for listening to me so patiently. I hope I made some sense out of the words that I have said. And with that, I would conclude. Yes. Sir, one question. Hello. Where are you? Can you please raise your hand? Sir, in which attempt you are totally equipped with your all the mini notes that you talk about? Every keyword of means. Okay. So, in my initial 2 attempts, जब मेरा prelims नहीं हो रहा था, मैं खोया हुआ था। क्योंकि जब prelims नहीं होता ना यार, कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे regardless हम कितना भी perfection लेके आए अपनी approach में, ऐसा होगा यार कि prelims नहीं होगा किसी ना किसी का। तो घबराइएगा मत, कभी भी मेंस को नहीं भूलना है, सिलेक्शन मेंस का है। कमिंग टू योर आंसर सर, my mini notes I started developing them from my second mains. जब मेरा फर्स्ट मेंस हुआ तब तो मैं प्रीलिम्स की खुशी में था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। तो जब मेरा फिर पहले मेंस का रिजल्ट आया, आई वाज लाइक ओ करना पड़ेगा। तो सेकंड मेंस में वो चीज डेवलप हुई, मिनी नोट्स। पर उस मिनी नोट्स को ही डेवलप करने में इतना टाइम चला गया कि मैं टेस्ट नहीं लिख पाया। तो मैं मैम को भी बहुत, जब मैं इस बार का मेरा अटेम्प्ट था, सो आई वेरी इनोसेंटली केम टू मैम कि मैम ऐसे ऐसे 4 अटेम्प्ट हो गए हैं एंड समझ नहीं आ रहा है। एंड मैम ने बोला कर क्या रहे हो? तो आई वाज लाइक मैम पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूँ, सब क्रैश कोर्स भी कर रहा हूँ, एंड मैम आप मेरे नोट्स देखिए, दे हैव। तो मैम ने एक बात बोली, ये सब तो ठीक है भाई, टेस्ट कितने लिखे हैं? तो आई 2 सेकंड का साइलेंस, और मैम टेस्ट तो नहीं लिखे। फिर मैम ने भी 4 सेकंड का साइलेंस लिया, एंड मैम वाज लाइक तो भाई लिखो, मतलब क्या 6ठे अटेम्प्ट का वेस्ट कर रहे हो क्या? वेट कर रहे हो क्या कि 6ठा अटेम्प्ट आएगा तब लिखो? तो इस बार मैंने सारे, और इसमें भी
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया क्योंकि टाइम पे हम शॉर्ट थे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लास्ट में ही जाते हुए लेके जा रहे हैं, इस बात को तो लिख भी लीजिएगा अगर हो सके, कि परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है प्लीज। दिस इज एन एग्जाम विच डिमांड्स प्रेगमेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी फ्रॉम एन ऑफिसर। मैं कल को जिस भी सर्विस में जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज सो टफ दैट यू विल नेवर हैव द रिसोर्सेज विच यू वांट, है ना। अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टोरी विच आई शेयर्ड विद यू, दैट हाउ वॉर इज नेवर अबाउट हाउ मेनी एमिनिशंस यू हैव। मेरे जो सारे नोट्स थे, मैं क्योंकि आईआर परफेक्शन को मैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को के नोट्स को परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा था। आई कैन गारंटी यू कि मेरे चाइना के नोट्स इतने अच्छे हैं कि मैं आज भी खुश होता हूं अपने चाइना के नोट्स को देख के, पर वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी क्योंकि मैं खो गया चाइना में यार। चाइना के ऊपर मैंने चाइना के ऊपर मैंने 2 बुक्स पढ़ ली, ओआरएफ के सारे मुझे ये पता है कि अच्छा जयंत राणा देव जी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज में लिखते हैं, फिर उसके बाद चाइना के ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बुक लिखी है, अब ये राकेश सूद जी ये बोल रहे हैं, कल को राणा देव जी आके ये बोल रहे हैं। वो नहीं करना। जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेगमेटिज्म रखना है। अगर 3 दिन प्रीलिम्स के बाद और मेंस से पहले अगर अपना आप टाइम डिवाइड करेंगे कि मेरे सिलेबस के 500 पॉइंटर्स हैं, इन 500 पॉइंटर को मुझे 90 दिन में कवर करना है, आज मुझे ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। अपना घड़ी को फिक्स रखिए, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए कि 3 घंटे में ही मुझे ये टॉपिक करना है। 3 घंटे से अगर मैंने 4 घंटे इस टॉपिक को दे दिए आज, तो मैं किसी और टॉपिक को मिस आउट कर रहा हूं जो मेरा छूट जाएगा। तो प्रेगमेटिज्म रखना है, एक्सीलेंट नहीं बनना। अगर एक्सीलेंस की तरफ जाना है तो पीएचडी करनी है, अगर हमें नहीं करनी पीएचडी, हमें तो सिविल सर्वेंट बनना है। हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम गेन करना सीखना है। तो जो भी आपका प्लान आपने बनाया है, जितने भी दिन एक टॉपिक को दिए हैं, आज से लेट्स से मैडम घर जाके कहती हैं कि मुझे आज GS4 खत्म करनी है, दैट इज अ वेग थिंग। GS4 कभी खत्म नहीं होगी। मुझे आज GS4 में जाके प्रोबेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म करना है, और रात को जब आप सोओगे तो ये मेरे को खत्म करना था, ये मैंने कर लिया। रात को वो फील कभी नहीं आएगी, मुझे कभी फील नहीं आई कि ये जो दो टॉपिक मैंने उठाए थे इसको मैंने बेस्ट वे में कर लिया। पर वो एक्सेप्ट करना है कि मैंने जितना करना था, जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, उतना मैंने कर लिया। इमोशनल इंटेलिजेंस के नोट्स में आप डेनियल गोलमैन अगर कंक्लूजन में लिखाएंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आधा मार्क्स दे देगा, वो 1 घंटे के अंदर नोट्स में आ जाएगा। तो एक्सीलेंस की तरफ मत जाना। कुछ मेरी गलती तो मुझे लगता है एक्सीलेंस की रही, चाइना के नोट्स नहीं बनाने चाहिए थे इतने अच्छे, ठीक है। और गो मध्यम मार्ग, जो मध्यम मार्ग है वो लाइफ का अल्टीमेट सत्य है, तो उस अल्टीमेट सत्य को याद रखना है। एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माय टेलीग्राम आईडी, आई विल बी शेयरिंग, यस मैम, यस, आई विल हैव टू सी। आई होप कि बहुत टाइम लिया मैंने आपका, और कुछ ना कुछ आई होप कि मिला है। माइक About your 5 years journey. First of all, congratulations, sir. So you talked about your 5 years journey. तो आप with respect to July to September and फिर pre के लिए January to May का, तो आप with respect to months आप बोल सकते हैं कि PYQ, फिर आपने बोला कि सब topics and revise, तो month wise आप थोड़ा बोल सकते हैं कि कौन सा इसमें आई में? थिंक पर्सनली ही कर लेंगे ये तो हम, आप अभी रुक जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।